साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। लक्ष्य से ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की और हमारा टॉपिक चला था भारत का राष्ट्रपति, जो कि हमने पहले तो बात की थी कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक किस प्रकार से भारतीय संविधान में की गई है। एक एक अनुच्छेद को हमने विस्तार से देखा था शब्द से। उसके बाद में हमने बात की थी कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद बनाया गया उसकी व्यवस्था कैसे, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने 2 पॉइंट पूरे कर लिए। पहला हमने योग्यता देखी, उसके बाद में हमने राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया देखी, जो कि निर्वाचन की एक हार्ड प्रक्रिया है। हालांकि उससे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, चाहे वो निर्वाचक मंडल को लेकर के हो, चाहे न्यूनतम कोटे के सूत्र को लेकर के हो, चाहे मत मूल्य को लेकर के हो। ये 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज हम आगे देखेंगे राष्ट्रपति पद से संबंधित अन्य और कौन से प्रावधान हैं। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 3 जो कि आप देखोगे निर्वाचन के बाद में क्या होगा, शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान, जो कि आपको पता होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है जी। ध्यान देना, इनका अलग अलग अनुच्छेदों में ही प्रावधान कर रखा है, अनुसूची 3 में नहीं है। तो गौर करना यहाँ पे, जो कि राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान नहीं है। जो कि आप देखोगे राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप उसका कहाँ पे है, गौर करना। अनुच्छेद किसके अंदर, आप देखोगे अनुच्छेद 60 के अंदर है। अनुच्छेद 60 के अंदर प्रावधान किया गया है, बताया गया है क्या, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो व्यक्ति, ये मानो उसके पद का एक प्रकार से निर्वहन कर रहा है, एक तो राष्ट्रपति बना वो, या फिर कोई भी अतिरिक्त प्रभार लेकर के, मान लो उपराष्ट्रपति हो, चाहे आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, जो भी राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा उसे शपथ लेनी होगी। जो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, गौर करना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। गौर करना साथियों, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ना, उसका मुख्य न्यायमूर्ति, ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर, मुख्य न्यायमूर्ति। अगर मुख्य न्यायमूर्ति, ये मानो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तो उसके बाद जो उपलब्ध, जो उस समय ये मानो कि वरिष्ठतम, ज्येष्ठतम, सीनियर जो न्यायाधीश होगा ना, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, एक बात यहां पर यह भी नोट करना कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, न कि गोपनीयता की। जैसे कि मंत्री लोग है ना, वो पद की और गोपनीयता की 2 शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक ही लेगा, पद की शपथ। मैं अमुक जो भी नाम है, ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर शब्द भी यहाँ पे है संविधान के अंदर अनुच्छेद 60 में, कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर वो ये मानो भगवान को मानता है तो ईश्वर, और अगर भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है ना, तो ध्यान रखना सत्यनिष्ठता का प्रतिज्ञान करेगा, सत्यनिष्ठता का प्रतिज्ञान करेगा। कहने का लो, सत्यनिष्ठता से मैं प्रतिज्ञान करता हूं। ठीक है, लेकिन अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सभी ने ईश्वर को साक्षी मान करके, कहने के लो, ईश्वर की ही शपथ ली है। उसके बाद में ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है संविधान और विधि। गौर करना, संविधान
और विधि, या नहीं है यहाँ पे, विधि के विधि के विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और आप देखोगे परिरक्षण, परिरक्षण, इनकी शपथ लेगा। गौर करना, ये तीन शब्द यहाँ पे, संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण, ये तीन शब्द है, गौर करना, जो कि संविधान और विधि के संरक्षण की, प्रतिरक्षण की और परिरक्षण की शपथ लेगा साथियों, ध्यान देना, और जनता के कल्याण की, जनता के कल्याण की शपथ लेता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, शपथ या प्रतिज्ञान, या तो वो शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो फिर उपलब्ध जो वहां ज्येष्ठतम सीनियर न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ दिलाएगा। इसका प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया। ये भी ध्यान रखना, संविधान और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेगा, जनता के कल्याण की, गोपनीयता की शपथ नहीं लेगा। फिर दोबारा दोहरा देता हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है साथियों, ध्यान देना। ठीक है ना, समझ गए ना, क्योंकि इनके अनुच्छेद अलग अलग है। जहां राष्ट्रपति का उल्लेख है वहीं पे उसी अनुच्छेद के अंदर, जहां पे उपराष्ट्रपति का जिन अनुच्छेदों में उल्लेख है उसी में एक अनुच्छेद में शपथ का उल्लेख है, उसी प्रकार राज्यपाल पद की जहां व्यवस्था की गई है जिन अनुच्छेदों में, वहीं एक अनुच्छेद के अंदर आप देखोगे शपथ के प्रारूप का। यार दोनों बातें, कौन दिलाएगा और किसकी शपथ लेंगे, दोनों बातें दी गई है, दोनों बातें दी गई है। तो यह शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद का निर्वहन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। क्लियर है ना, आगे बात समझ में, चलो तो आगे। उसके बाद में नंबर 4, जो कि नंबर 4 में आप देखोगे कार्यकाल, कार्यकाल या फिर आप कह सकते हो पदावधि, पदावधि, पद की अवधि। तो गौर करना, जो कि अनुच्छेद 56 में कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया है। वैसे तो हमने अनुच्छेदों के ऊपर पहले ही चर्चा कर ली है साथियों, लेकिन फिर भी आपको साथ साथ में ध्यान में भी रखना है, गौर करना, जो कि आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो कहने के लिए कार्यकाल या पदावधि कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 के अंदर, जो कि काय की पद ग्रहण करने से, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है, शपथ लेता है ना, उस दिन से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होगा, पद की अवधि होगी। कितनी? 5 वर्ष। कितनी होगी? 5 वर्ष होगी पद ग्रहण से, ध्यान देना, पद ग्रहण से 5 वर्ष, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, ध्यान देना, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पदावधि होगी। लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, उस समय तक वो पद नहीं छोड़ेगा, पद को खाली नहीं करेगा, जब तक उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बन के नहीं आ जाता है। तो उत्तराधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक वो पद खाली नहीं करेगा। और इससे पहले या तो वो त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग प्रक्रिया से उसे हटाया जा सकता है। गौर करना, हटाया जा सकता है। और एक व्यक्ति कितनी ही बार बन सकता है, पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रपति बना हो या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हो या राष्ट्रपति बन चुका है, वो दोबारा पुनः पात्र होगा, वहां पे पुनः पात्र होगा। गौर करना, तो कहने का पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा, चाहे 5 वर्ष हो गए हों लेकिन उत्तराधिकारी नहीं आएगा, तब तक वह व्यक्ति पद नहीं छोड़ेगा, पद खाली नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ गए? क्योंकि इतने बड़ा संवैधानिक पद है, अगर ऐसे कुर्सी खाली कर दे तो कोई भी बैठ जाएगा आपकी तरह जाकर के वहां पे, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यहाँ पे पद ग्रहण से 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा। ठीक है,
क्लियर है। तो हमने देखा शपथ या प्रतिज्ञान सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो ज्येष्ठतम जो उस दिन उपलब्ध है वो दिलाएगा, ठीक है ना, शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 में संविधान और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेगा या ना जनता के कल्याण की गोपनीयता की शपथ नहीं लेगा, पद की लेगा। इसकी लेगा, पद की शपथ ही लेगा। इस बात को नोट करना और अपने हस्ताक्षर करेगा उसके ऊपर। जब शपथ या प्रतिज्ञान करेगा ना तो उस समय अपने हस्ताक्षर भी करेगा। उसके बाद में कार्यकाल या पदावधि हमने देखा पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, इससे पहले या तो वो त्याग पत्र दे के हट सकता है या मृत्यु हो गई हो या महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया हो, ठीक है, इस बात को नोट करना। उसके बाद में नंबर 5 जो कि आप देखोगे वेतन भत्ता, वेतन भत्ता या फिर आप कह सकते हो उपलब्धि, उपलब्धियां, जो कि ध्यान देना है साथियों अनुसूची 2 के अनुसार, अनुसूची 2 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मासिक वेतन, मासिक वेतन मिलेगा। अन्य सुविधाएं, अन्य सुविधाएं निःशुल्क, अन्य सुविधाएं क्या होगी, निःशुल्क होगी। गौर करना अनुसूची 2 के तहत के अनुसार राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक, महीने की सैलरी, महीने की तनख्वाह, दाढ़ी मजदूरी कितनी होगी, 5 लाख रुपए होगी। गौर करना मासिक, महीने की है, वार्षिक नहीं है, ध्यान देना। अन्य सुविधाएं भी निःशुल्क होगी। निःशुल्क आवास मिलेगा बिना किराए का, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। हालांकि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद में और भी उनके आवास है जो समय उपस्थिति के अनुसार बदल दिए जाते हैं, ठीक है ना, ऋतु के अनुसार वो वहां पर भी जा सकता है। तो वहीं आप देखोगे अन्य सुविधाओं में आवास मिलेगा, गाड़ी, चिकित्सा, पानी, बिजली आदि की सुविधाएं और उसके बाद में पेंशन की सुविधा भी है। 1.25 लाख रुपए उसे पेंशन मिलेगी। आजीवन मकान होगा, हाँ राष्ट्रपति भवन उसे 5 वर्षीय होगा, उसके बाद में अन्य जगह पे उसे निःशुल्क आजीवन मकान मिलेगा। गौर करना, और ये सब भारतीय संचित निधि से होगा। ये जो आप देख रहे हो तनख्वाह, वेतन या फिर संविधान में लिखा है उपलब्धियां, संविधान में क्या लिखा है, उपलब्धियां, तो गौर करना ये भारतीय संचित निधि से होगी और आयकर मुक्त होगी। टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं भरवाना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ध्यान रखना, क्योंकि अनुसूची 2 के तहत है, अनुसूची 2 के तहत है। तो वेतन भत्ता या उपलब्धियां तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची 2 में है और ध्यान रखना है 5 लाख रुपए मासिक है। और क्या पता क्वेश्चन थ्योरिकल हो तो अलग बात है। RSIS मेंस में अगर आप लिख रहे हो तो आपको अन्य सुविधाएं लिखनी है, अन्यथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन सी अनुसूची में, 2 में, कितना मिलता है, 5 लाख रुपए, आयकर मुक्त है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरवाना पड़ेगा। गौर करना, और उसके बाद में भारतीय संचित निधि से भारित है। कहने का लो इसके ऊपर संसद में वाद विवाद तो हो सकता है लेकिन मतदान नहीं होगा। और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को तय कौन करती है, भारत की संसद, ठीक है ना साथियों, कुछ बात समझ में आई। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, भारत की संसद। उसके बाद में ये ध्यान रखना जब तक वो पद पे रहेगा उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं होगी। जब तो वो कार्यकाल में है ना उनके वेतन भत्ते नहीं काटे जाएंगे, बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन कम नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, चाहे वो 360 वित्तीय आपात भी क्यों ना हो, क्योंकि संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया। बस इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति के वेतन में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने देखा शपथ या प्रतिज्ञान, कार्यकाल, पदावधि, उसके बाद में वेतन भत्ता या उपलब्धियां। राष्ट्रपति के लिए क्या शब्द काम में लिया साथियों, उपलब्धियां। गौर करना,
जो कि अनुसूची 2 के अनुसार 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। अन्य सुविधाएं आवास, वाहन, चिकित्सा, पानी, बिजली आदि की सुविधा और पेंशन की सुविधा भी है। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर उसे महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया तो उसे पेंशन की सुविधा नहीं होगी। हाँ, अगर उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके और अगर वो पद छोड़ रहा है तो उसे पेंशन की सुविधा होगी। ये नहीं कि महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया तो उसके बाद में उसे ये मानो पेंशन मिलेगी, नहीं, पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे नंबर 6, हटाना या आप कह सकते हो महाभियोग प्रक्रिया। क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि आपने देखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा है कि उसे कार्यकाल से पहले केवल संविधान के अतिक्रमण, गौर करना, संविधान के अतिक्रमण, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार शब्द नहीं है, कदाचार शब्द नहीं है, अक्षमता नहीं है, घोटाला नहीं है और अन्य कोई शब्द नहीं, एक ही शब्द है और वह संविधान का अतिक्रमण। हालांकि संविधान का अतिक्रमण शब्द को स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि इसका अर्थ क्या होगा, किस आधार पे माना जाएगा, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पे संसद महाभियोग प्रक्रिया, जिसका उल्लेख कहा है अनुच्छेद 61 में, जबकि महाभियोग शब्द संविधान में 3 जगह है, गौर करना, अनुच्छेद 56 में भी है, अनुच्छेद आप देखोगे 61 में भी है और वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 361 में भी है, जहां पर राष्ट्रपति को संरक्षण दे रखा है कि वो न्यायालय में पेश नहीं होगा, न्यायालय के द्वारा बंदी नहीं बनाया जाएगा, कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, जो कि संसद का कोई भी या कौन सा भी कोई भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है। गौर करना, कहने के लिए राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, जिसे महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है, वो संसद का कौन सा भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। जो लाएगा वो पहला प्रस्तावक सदन कहलाएगा। याद रखना 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। इसमें से कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है लाइनों के अंदर, सत्य या असत्य। कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना। जो कि कौन सा भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है, ध्यान देना। उसके बाद में 1/4 सदस्य प्रस्ताव को लाएंगे और उससे 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को। ध्यान देना, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि हम आपको हटा रहे हैं, जो कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पे। उसके बाद में राष्ट्रपति या उसका कोई प्रतिनिधि सफाई पेश कर सकता है। 14 दिन पूर्व सूचना, अगर राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है तो उस सदन में 2/3 से वह संकल्प प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद में वह दूसरे सदन में जाएगा, जो कि ध्यान रखना यहां दूसरे सदन का अर्थ राज्यसभा नहीं है। यहाँ पे दूसरा सदन जो पहले सदन के बाद दूसरे के पास जाता है, अगर लोकसभा ने किया है तो दूसरा राज्यसभा हो जाएगा, अगर राज्यसभा प्रस्ताव लेके आई है तो दूसरा सदन लोकसभा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हम बात करें राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, संसद का कौन सा भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है। 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। उसके बाद में पहला सदन 2/3 से पारित कर दे, पारित है
कर दे तो उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा प्रस्ताव, उसके बाद दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। इसीलिए तो इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, कई बार कंपटीशनों में आ चुका है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि दूसरा सदन जांच कर रहा है या दूसरा सदन जो दूसरे के पास जाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, दूसरे सदन में फिर वह जांच करेगा, फिर वह जांच करेगा। गौर करना, उस समय राष्ट्रपति उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। उसके बाद में कहते हैं कि दूसरा सदन भी पारित कर दे, दूसरा सदन भी पारित कर दे, भी पारित कर दे 2/3 से 2/3 से पारित कर दे तो उसी दिन, गौर करना, उसी दिन राष्ट्रपति को, उसी तिथि को राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। गौर करना साथियों, ये नहीं कि आज शनिवार है कल रविवार सोमवार को छोड़ दूंगा, ना जी ना। जिस दिन दूसरा सदन 2/3 से पारित कर दे उसी दिन राष्ट्रपति को पद मुक्त माना जाएगा, उसी दिन पद छोड़ना होगा। तो कई महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर ध्यान रखना। तो कहने का लो, महाभियोग द्वारा कौन संसद हटाएगी, और संसद का कोई भी सदन, कौन सा भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है। नोट करना, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, उसके बाद में 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाएंगे। गौर करना, उसके बाद में पहला सदन 2/3 से पारित करेगा, उसके बाद में दूसरे सदन के पास जाएगा और वह उसकी जांच करेगा। उसके बाद में दूसरा सदन भी पारित कर दे 2/3 से तो उसी तिथि को राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा, पद मुक्त होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारी प्रक्रिया एक ही सत्र, एक ही अधिवेशन में होना जरूरी है। संसद न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इसे हटाने का जो काम करी है जांच के द्वारा, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यह है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। गौर करना, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये बात भी नोट कर लेना साथियों, एक ही सत्र में होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे क्या संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे? हाँ जी, लेंगे। जो चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य, हालांकि लोकसभा में तो अब नहीं है, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, लेकिन राज्यसभा में तो 12 है ना। इसलिए ये लाइन ध्यान देना कि क्या राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? हाँ जी, भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी सभी होंगे यहाँ पे। संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाती है। जबकि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है विधायक। विधानसभा सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को भी नोट कर लेना। और आज तक किसी के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चली है, चर्चा भी नहीं हुई है, ध्यान देना। जबकि हटना तो बहुत दूर की बात है, आज तक किसी के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चली है, चर्चा भी नहीं हुई है, पारित होना तो बहुत दूर की बात है। तो नोट लगा के लिखना, नोट। अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। गौर कर लेना, 0 कि आज तक किसी को भी
अब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो राष्ट्रपति बना है उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई गई है, चर्चा भी नहीं हुई, हटना तो बहुत दूर की बात है। तो ध्यान देना, महाभियोग शब्द का उल्लेख 3 अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद ध्यान देना 56 में, अनुच्छेद 61 में, और वहीं आप देखो अनुच्छेद 361 जो कि राष्ट्रपति को संरक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराज्यपाल नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, दो ही व्यक्ति है यहाँ पे, गौर करना, जो कि 361 अपवाद कह सकते हो, अपवाद कह सकते हो। तो कहने का मतलब महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है और उसका आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। हालांकि संविधान में कहीं पर भी संविधान के अतिक्रमण शब्द का स्पष्टीकरण नहीं है, कहीं पे भी उल्लेख नहीं दिया गया है, गौर करना। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। मान लो किसी भी राष्ट्रपति पद के व्यक्ति ने, जो राष्ट्रपति बना हुआ है, उस व्यक्ति ने कोई भी संविधान का अतिक्रमण किया है, उसके आधार पर उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, संसद का कौन सा भी कोई भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना, जो कि एक सदन उसके प्रस्ताव को लाता है, दूसरा असहमत हो जाता है, तो वो प्रस्ताव वहीं पर ही रद्द हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त सत्र का, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कह लो दोनों का सहमत होना जरूरी है, पहला लाएगा, दूसरा उसकी जांच करेगा, इसीलिए तो कहा है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। बस इतना ध्यान रखना है। दूसरे सदन में, यहाँ दूसरा सदन अगर लोकसभा पारित करती है पहले, तो फिर राज्यसभा दूसरा हो जाएगा, अगर राज्यसभा लेके आती है तो लोकसभा दूसरा हो जाएगा। यहाँ दूसरे का मतलब राज्यसभा मत कर देना, समझ गए ना मेरी बात यहाँ पे। और जिस दिन दूसरा सदन पारित कर दे, और वैसे देखा जाए तो 2/3 जो कि हम देखते हैं लोकसभा, लोकसभा में तो 2/3 है, वो तो कितने होंगे? 363, जबकि राज्यसभा में जो होंगे वो होंगे 163 सदस्य, अगर सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं तो। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है हटाना या महाभियोग प्रक्रिया। हाँ, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार आप देखते ही हो कि अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 361 जो उसे क्या करता है? संरक्षण, उसे संरक्षण प्रदान करता है। ये अपवाद स्वरूप बातें हैं, ये अपवाद स्वरूप बातें। महाभियोग शब्द अनुच्छेद 56 में भी है और अनुच्छेद 61 में भी है, और उसके बाद में आप देखोगे 361 में भी है। ठीक है, क्लियर है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा सदन भी पारित कर दे मान लो 2/3 से, तो उसी तिथि को राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा, वह पद मुक्त माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ लेना और गौर करना, अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। उसके बाद में देखो लास्ट 7 नंबर जो कि त्याग पत्र, या आप कह सकते हो इस्तीफा, एक ही बात है। ठीक है ना, गौर करना। तो ध्यान देना कि अनुच्छेद 56 में ही है ये बात भी, अनुच्छेद 56 के अंदर ही दे रखी है ख में, जो कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। गौर करना इस बात को, उपराष्ट्रपति उसकी सूचना, ये भी 56 में ही है, उपराष्ट्रपति उसकी सूचना सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष या कह सकते हो स्पीकर, अध्यक्ष या स्पीकर को देगा, को देगा। गौर कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ध्यान देना, उपराष्ट्रपति उसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, गौर कर लेना। किसको देता है और वो उसकी सूचना सर्वप्रथम, क्योंकि राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति है ही, राज्यसभा को तो सूचना हो ही गई, अब उसकी सूचना किसको देनी होगी, लोकसभा अध्यक्ष की। हमारा जो पीपल हाउस है ना लोकसभा, उसमें सूचना होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पीछे क्वेश्चन भी बना दिया गया था कि अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो ध्यान देना उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। चाहे किसी को दे, किसी को भी दे, लेकिन संबोधित किसको करेगा, राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को ही करेगा, चाहे उपराष्ट्रपति पद पे ना हो, पद पे ना हो। और इसकी सूचना सर्वप्रथम किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। आपने देखा कि राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन बताना चाहूंगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का या ये मानो इस पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। हाँ, अंतरिम राष्ट्रपति का था अनुच्छेद 380 में, अंतरिम राष्ट्रपति का था, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद में आप देखोगे कि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी जगह, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, इस मामले में भी संविधान मौन है, चुप है, नहीं बताया। हाँ, ये जरूर है कि अनुच्छेद 70 के तहत आप देखोगे कि राष्ट्रपति की अकस्मात रिक्ति के कारण संसद कानून या विधि बना करके राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी को बना सकती है, ऐसा कानून किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे 1969 जो कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने त्यागपत्र दिया, खुद ही ये मानो उस समय उपराष्ट्रपति थे, खुद ही उपराष्ट्रपति थे। गौर करना, उस समय 69 की बात है, राष्ट्रपति समझना जाकिर हुसैन, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति उस समय कौन थे, वीवी गिरी। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। गौर करना, जो कि आप देखोगे राष्ट्रपति तो थे जाकिर हुसैन, इनकी तो हो गई मृत्यु। उसके बाद में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे कुछ ही दिन। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, नामांकन करने के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति जो थे ना अपना त्याग पत्र दिया। किसे, अपने को ही, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति वही थे। गौर करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को देता है, तो अपने ही नाम संबोधित करते हैं। गौर करना, और इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी छोड़ दिया और ये मानो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहे। तो उस स्थिति में संसद ने कानून बना करके 1969 में कानून बना करके कहा कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो उसके कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप राष्ट्रपति के
कर्तव्यों का निर्वहन करोगे, राष्ट्रपति के कार्य करोगे। तो कहने का मतलब एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने राष्ट्रपति का रूप में कार्य किया था। क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उनके काम करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उसकी जगह कौन करेगा, किसकी जगह, राष्ट्रपति की जगह कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऐसी स्थिति भारत में एक बार आई है, जबकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान देना, हाँ इसका उल्लेख है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। समझ गए मेरी बात। इसके लिए तो संसद ने विधि बनाई थी, कानून बनाया था, उसके तहत ये मानो इसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। ये मौका अभी तक भारत में एक बार आया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त होने से ये मानो कि 6 महीने में भरा जाता है। वैसे तो चुनाव पहले ही करवा दिए जाते हैं 5 वर्ष पूरे होने से पहले, लेकिन उसके बावजूद ये मानो मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए या अन्य कोई कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए बीच के कार्यकाल में ही, तो उस समय ये मानो कि चुनाव 6 माह में करवाए जाएंगे, ऐसा संविधान में लिखा है। और नया बनने वाला निर्वाचित होने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना है वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, न कि शेष समय के लिए, जैसे कि अमेरिका में शेष समय के लिए होता है। समझे मेरी बात यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको ध्यान रखना है त्यागपत्र या इस्तीफा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति उसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देता है। समझ में आ गई। अगला बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे हम, जो कि 8 नंबर पॉइंट होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्तियां वह कार्य कि काम क्या करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। और उसके बाद में जो कि हम सामान्यकालीन और आपातकालीन संकटकालीन शक्तियां देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे अब तक बने हुए राष्ट्रपति, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट, जो कि राजा से लेकर के और द्रौपदी मुर्मू तक, जो कि आप देखो राजेंद्र प्रसाद पहले बने थे और उसके बाद में आप देखो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है ना साथियों। तो उसके अंदर आप देखोगे कि किन कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने 7 पॉइंट क्लियर कर लिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। तो शपथ या प्रतिज्ञान, इससे पहले हमने योग्यता और चुनाव देख लिया था विस्तार से। शपथ और प्रतिज्ञान के ऊपर चर्चा की। कार्यकाल या पदावधि, जो कि मैंने कहा पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा, चुनाव से नहीं, गौर कर लेना, चुनाव की तिथि से नहीं, मतदान की तिथि से नहीं, मतगणना जिस दिन वो बना उस दिन नहीं, बल्कि कब, पद ग्रहण जिस दिन करेगा उससे लेकर के 5 वर्ष है। क्योंकि आजकल ऐसी लाइनें बना दी जाती है। एक व्यक्ति कितनी ही बार बन सकता है, संविधान मौन है, कहने में संविधान ये कह रहे हैं कि वो पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है ना। जो कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ पहले जरूर था कि कितनी बार लड़े, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि 4 बार बना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का महानायक था ना रूजवेल्ट, वो 4 बार बना था। तभी सोचा कि अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। तब वहां के संविधान में संशोधन किया गया, जो कि 22वां संविधान संशोधन। कौन सा? 22वां संविधान संशोधन 1951 में ये व्यवस्था कर दी गई कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनेगा एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है, एक व्यक्ति 2 बार, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, जो कि भारत में वह पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। उसके बाद में वेतन भत्ते और उपलब्धियां हमने देखी। उसके बाद में आपने देखा कि हटाना या महाभियोग प्रक्रिया, हटाना या महाभियोग प्रक्रिया, उसके अंदर हमने पूरी प्रोसेस कहानी देखी कैसे हटाए जाते हैं। उसके बाद में त्यागपत्र या इस्तीफा किसको देगा उसकी सूचना सर्वप्रथम, गौर करना। और उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य और अधिकारों के ऊपर। ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी भारतीय राज व्यवस्था। हाँ राष्ट्रपति टॉपिक थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन है महत्वपूर्ण, है महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना। जो कि भारत का राष्ट्रपति टॉपिक हमारा ये तीसरा वीडियो है साथियों, जो कि पहले में हमने अनुच्छेद देखे थे,
दूसरे के अंदर योग्यता और चुनाव प्रक्रिया विस्तार से देखी थी, और उसके बाद में अब हमने आगे के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कैसे वो देखी। आगे की क्लास में हम बात करेंगे शक्तियां, फिर देखेंगे अब तक के बने हुए राष्ट्रपति। ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए साथियों, और अच्छे नोट्स बनाते रहिए। एक बार अच्छी शिद्दत के साथ मेहनत करो, आप अपने लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त कर लोगे साथियों। ठीक है ना, जो मैंने शुरू में ही आते ही कहा था कि लक्ष्य ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर आप ये मानो असफल हो गए हो तो दोबारा उसके लिए प्रयास करने से मत घबराइए, मत पीछे हुए, दोबारा प्रयास कीजिए, क्योंकि अगला प्रयास आपका सुनने से नहीं अनुभव से होगा। इसलिए साथियों, कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, हमें तो उठ खड़े होके फिर दोबारा उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है साथियों, अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।